आज के इस वीडियो में व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर 4 जिसका नाम है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फॉर्म का सिद्धांत, इसी का आज हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग ये जानते हैं कि जब फुल्ली कंपटीशन चलता है मार्केट में तो कोई भी कंपनी या फिर कोई भी उत्पादक या फिर कोई भी फॉर्म कौन सा नियम को अपनाते हैं, कौन सा नियम को अपनाते हैं या फिर कौन सा थ्योरी को अपनाते हैं, ये सारे चीज को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंतर्गत जितने सारे पॉइंट दिए गए हैं, जितने सारे थ्योरी दिए गए हैं, वो सारे पॉइंट सारे थ्योरी को हम लोग कवर करेंगे। कोई भी पॉइंट कोई भी थ्योरी हम लोगों का नहीं छूटेगा। ठीक है, और आप कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे और सभी चीज को नोट करेंगे। ठीक है, नोट करेंगे तभी आपको फायदा होगा, अन्यथा वीडियो देखने का आपको कोई फायदा नहीं होगा। जहां आपका नॉलेज लेवल था वहीं आप फिर पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसलिए नोट बनाना बहुत जरूरी है और नोट बना करके उसको रख नहीं देंगे, उसको याद भी करेंगे, तभी आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो चलिए ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा होता क्या है, क्योंकि इसी की स्थिति में हम लोगों को फॉर्म का सिद्धांत को पढ़ना है। यानी पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में कौन सा फॉर्म जो है कौन सा सिद्धांत को अपनाते हैं, ये सारा चीज को हम लोगों को पढ़ना है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा यानी परफेक्ट कंपटीशन। पूर्ण प्रतिस्पर्धा एक ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें बाजार का रूप ऐसा होता है जिसमें क्रेता और विक्रेता ज्यादा संख्या में पाई जाती है। यानी पूर्ण प्रतिस्पर्धा ऐसा सिचुएशन होता है, उस सिचुएशन में बाजार में क्रेता और विक्रेता की संख्या अधिक होती है, या फिर ये भी बोल सकते हैं यह बाजार का वह रूप होता है जिसमें क्रेता और विक्रेता की संख्या अधिक होती है। अर्थात इसकी कोई संख्या यानी इसकी संख्या की कोई सीमा नहीं होती है। ठीक है, यानी इसकी संख्या की कोई लिमिट नहीं होती है, कितना संख्या में क्रेता है कितना संख्या में विक्रेता है इसका कोई अंदाजा नहीं होता। ठीक है, उसी को बोलते हैं पूर्ण प्रतिस्पर्धा या फिर पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में कोई एक उत्पादक क्रेता या विक्रेता के कारण बाजार में वस्तु की कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी पूर्ण प्रतिस्पर्धा ऐसा सिचुएशन होता है फॉर्म में, यानी कोई ऐसा सिचुएशन ऐसा स्थिति होता है जिसमें अगर बाजार में कोई एक उत्पादक या फिर कोई एक फर्म अगर उसकी संख्या अगर घट रही है या फिर बढ़ रही है तो उससे किसी वस्तु की कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। या फिर कोई एक क्रेता या फिर कोई एक विक्रेता की संख्या घटती है या फिर बढ़ती है तो उससे वस्तु की कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी को बोलते हैं पूर्ण प्रतिस्पर्धा या फिर पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों को समझना है प्रतिस्पर्धा के महत्वपूर्ण लक्षण, यानी परफेक्ट कंपटीशन जो होती है पूर्ण प्रतिस्पर्धा के क्या क्या लक्षण हैं ये आपको देखना है। पहला जो पॉइंट है, बाजार में ज्यादा से ज्यादा क्रेता और विक्रेता उपस्थित रहते हैं। ठीक है, यानी इसमें कोई लिमिट नहीं होती है ना, कितना क्रेता होगा कितना विक्रेता होगा, कितना सेलर होगा कितना बायर होगा, इसका कोई लिमिट नहीं रहता है। यानी पूर्ण प्रतिस्पर्धा की बाजार में जो होता है इसमें क्रेता और विक्रेता उपस्थित रहते हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में। दूसरी बड़ी बात यह है कि बाजार में उपस्थित क्रेता और विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, पूरा ज्ञान होता है। कहने का मतलब ये कि इस प्रकार के बाजार में जो भी क्रेता होते हैं, जो भी विक्रेता होते हैं, जो भी वस्तु बेचने वाले को क्या बोलते हैं, विक्रेता, और जो खरीदता है उसको क्रेता बोलते हैं। तो ये जो खरीदने वाले और बेचने वाले जो होते हैं इनको बाजार का पूरा ज्ञान होता है। कहने का मतलब ये कि कौन सी वस्तु कितनी कीमत पर बेची जा रही है, कौन सी वस्तु कितनी कीमत पर खरीदी जा रही है, ये सारा चीज इन लोगों को पता होता है। अगर आप एक परफेक्ट यानी पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के अगर एक कस्टमर हैं तो आपको वहां पता हो जाएगा कि कौन सी वस्तु कितनी कीमत पर बेची जा रही है। या फिर आप एक वो प्रतिस्पर्धा बाजार के कोई मतलब ये है विक्रेता हैं, कोई चीज अगर बेच रहे हैं तो आपको ये भी चीज पता हो जाएगा कि कौन सा चीज कितनी कीमत पर बेची जाती है। कहने का मतलब ये कि इस बाजार में कंपटीशन चलता है, पूरा एकदम कंपटीशन चलता है, सभी लोगों को सभी चीज का ज्ञान रहता है, कोई किसी पर एक तरह से दलाली वाला मार्केट नहीं होता है इसमें। ठीक है, यानी कोई किसी का मतलब वस्तु का कोई किसी वस्तु का दाम बढ़ा करके या फिर घटा करके नहीं बेच सकता, सबको सब चीज मालूम रहता है, पूरा ज्ञान रहता है। कोई एक उत्पादक या फर्म बाजार पर अपना प्रभाव नहीं डालता। कहने का मतलब ये जस्ट मैंने अभी बताया परिभाषा में ही कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में कोई एक उत्पादक क्रेता या विक्रेता के कारण बाजार में वस्तु की कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सही बात है ना, वही बात तो यहाँ दोहराई जा रही है कि कोई एक उत्पादक या फर्म बाजार पर अपना प्रभाव नहीं डालता। कहने का मतलब ये कि कोई एक उत्पादक अगर बढ़ जाती है या फिर घट जाती है तो बाजार में कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, बाजार में कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता, और सारा फर्म है और सारा उत्पादक है वो सब चलते रहता है। ठीक है, या फर्म बाजार पर अपना प्रभाव नहीं छोड़ता। अगर कोई फर्म अगर बंद हो गया, कोई फर्म अगर आके नया फर्म अगर कोई मतलब बैठ गया, उसका स्थापना हो गया तो उसमें कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, कोई एक फर्म की बात की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, बाजार में फर्मों का प्रवेश तथा बहिर्गमन स्वतंत्र होता है।
यानी इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण क्या है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार जो होती है, इसमें बाजार में कोई भी फॉर्म इन कर सकता है, कोई भी फॉर्म जा सकता है, आउट हो सकता है। कहने का मतलब ये कि कोई भी फॉर्म को जबरदस्ती इसमें लाया नहीं जाता है, कोई भी फॉर्म को जबरदस्ती उसमें रखा नहीं जाता है। मतलब अगर आप ये बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में कोई फॉर्म अगर बैठाना चाहेंगे, कोई फैक्ट्री कोई कारखाना अगर बैठाना चाहेंगे, तो आपको कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं है कि वहाँ बैठाइए, या फिर अगर आप वहाँ से हटना चाहते हैं, वो बाजार से वो मार्केट से आप हटना चाहते हैं, तो वहाँ आपको जोर जबरदस्ती कोई रखेगा नहीं, मतलब आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा, आप जा सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये कि बाजार में फॉर्मों का प्रवेश और बहिर्गमन जो होता है वो क्या होता है, स्वतंत्र होता है, अपने अनुसार चल सकता है। ठीक है, ये क्या है, लक्षण है। ये आपका किसका लक्षण यानी सिम्टम बताया गया, पूर्ण प्रतिस्पर्धा के महत्वपूर्ण लक्षण है। ठीक है, अगला नेक्स्ट पॉइंट है कि बहिर्गमन का आशय है कि फॉर्म का बाजार में प्रवेश तथा त्यागना आसान होता है। ठीक है, बहिर्गमन से क्या मतलब होता है कि फॉर्म कोई भी आसानी से आ सकते हैं, कोई भी फॉर्म बाजार को छोड़ करके जा सकते हैं, कोई भी फॉर्म अपना जो मतलब ये होता है कारखाना होता है वहाँ से प्रतिस्थापित स्थानांतरित हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हर फॉर्म कठोर रूप से लाभ अधिकतम करता होते हैं, लाभ अधिकतम करता है, यानी हर फॉर्म जो होता है अपना प्रॉफिट को, अपना लाभ को अधिक करना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना चाहता है, साथ ही उत्पादन करने का निर्णय फॉर्म पूर्ण प्रतिस्पर्धा में स्वयं लेती है। यानी यहाँ जो होता है उत्पादन करने का जो निर्णय होता है, फॉर्म जो होता है वो पूर्ण प्रतिस्पर्धा की बाजार में वो खुद अपना फैसला लेती है कि हमको क्या करना है, कितना चीज़ का उत्पादन करना है, कितना चीज़ का उत्पादन नहीं करना है, कौन सी वस्तु का उत्पादन करना है, क्या चीज़ बनाना है, नहीं बनाना है, ये सारा चीज़ का जो डिसीजन लेती है, निर्णय लेती है, फॉर्म खुद लेती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, आगे पढ़ना है हम लोगों को, कीमत स्वीकारक का व्यवहार, यानी कीमत स्वीकारक का व्यवहार, इसको आपको समझना है कि फॉर्म की दृष्टि से कीमत स्वीकारक का मतलब ये होता है कि फॉर्म को यह जानकारी प्राप्त होती है कि अगर वह उत्पादित वस्तुओं की कीमत बाजार की कीमत से ज़्यादा रहती है तो वह उसे बेचने में असमर्थ होंगे, अर्थात वस्तु की निर्धारित कीमत बाजार कीमत के समान या कम हो तो उसे बेचने में सफल हो रहेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये कि इस कीमत स्वीकारक का व्यवहार, यानी हर एक फॉर्म जो होता है वो कीमत स्वीकारक होता है, जो भी प्राइस होती है, जो भी वस्तु की कीमत होती है उसको स्वीकार करना पड़ता है। अगर वो वस्तु की कीमत अगर बढ़ा देते हैं कोई फॉर्म अपना बाजार में, तो वो वस्तु वहाँ नहीं बिकेगा, मतलब वो वस्तु क्या हो जाएंगे, बिकने के लिए असमर्थ हो जाएंगे, यानी बेचने में असमर्थ हो जाएंगे, वो वस्तु वहाँ नहीं बेचा जाएगा, वो वस्तु को लोग वहाँ कोई नहीं खरीदेगा। ठीक है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में, क्योंकि सबको तो मालूम रहता है कि कौन सा वस्तु का कीमत कितना है, सभी कस्टमर सभी ग्राहक को तो मालूम रहता है कि कौन सा वस्तु का कीमत कितना है। अगर वह फॉर्म अगर चाहेगा, अगर फैक्ट्री अगर चाहेगा कि हम अपने मन से अगर किसी वस्तु का दाम को बढ़ा देंगे तो वह वहाँ बेचने में उसको क्या हो जाएगा, असमर्थ हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर वस्तु की निर्धारित कीमत बाजार कीमत से समान यानी बाजार कीमत के समान, यानी 10 रुपये का अगर वो वस्तु बेची जा रही है मार्केट में, वही 10 रुपये रखेगा या फिर उससे कम कर देगा, 9 रुपये कर देगा, तो बिल्कुल वो सामान बिक जाएगा, वो बिकने में क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। ठीक है, यानी वो सामान को बेचने में सफल हो जाएगा। सीधा सीधा मतलब ये कि कोई भी वस्तु अगर बनाती है, कोई भी फॉर्म अगर कोई भी उत्पादक अगर कोई नया वस्तु या फिर कोई भी सामान बनाती है, उसका अगर कीमत रखेगा बाजार कीमत के बराबर, वही वस्तु का बाजार में कितना कीमत है उसी कीमत के बराबर अगर रखेगा तो वो वस्तु बेचा जाएगा, वो वस्तु बेचने में उसे सफल रहेंगे। और उससे भी कम रखेगा, यानी 10 रुपये अगर उसका कीमत है बाजार में, उससे कम कर दिया, 9 रुपया कर दिया, तो वो भी वस्तु बेचा जाएगा। ठीक है, वो वस्तु बेचने में सफल हो जाएंगे। लेकिन अगर 10 से अगर 11 रुपया कर दिया, अपने मन से दाम को बढ़ा दिया, तो वो वहाँ बेचने में उसको असमर्थ हो जाएंगे, मतलब बेचने में वो असमर्थ हो जाएंगे, उसको नहीं बेच पाएंगे। ठीक है, इसलिए फॉर्म जो होता है वो कीमत स्वीकारक होता है, मतलब कहने का ये कि वो बाजार की कीमत को स्वीकार करता है कि हाँ ये वस्तु का कीमत 10 रुपया है, तो ये हम भी ये वस्तु को जो बनाते हैं इसका भी हम लोग क्या रखेंगे, मूल्य 10 रुपया ही रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका संप्राप्ति यानी रेवेन्यू के बारे में। रेवेन्यू क्या होता है, फर्म उत्पादित वस्तुओं को बाजार में बेचता है तथा वह मुद्रा अर्जित करता है, जिसे संप्राप्ति कहते हैं। ठीक है, फर्म जो होता है जो भी चीज़ मार्केट में बेचती है, जो भी चीज़ का उत्पादन करती है, वो सब चीज़ को कहाँ सेल करते हैं, मार्केट में सेल करते हैं। उत्पादक जो भी बनाते हैं, जो भी चीज़ उत्पाद बनाते हैं, जो भी मतलब प्रोडक्ट बनाते हैं, वो सब चीज़ को सेल कहाँ करते हैं, मार्केट में सेल करते हैं, कस्टमर उनको खरीदते हैं, तो उनसे जो रेवेन्यू, जो उनसे पैसा मिलता है, जो भी उनसे मुद्रा मिलता है, उसी को क्या बोलेंगे, रेवेन्यू, यानी इसको संप्राप्ति बोलेंगे। ठीक है, अर्थात फर्म अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं का बाजार में विक्रय करके संप्राप्ति अर्जित करता है। सही बात है, पैसे कहाँ से लाता है, फर्म जो भी उत्पादक बनाएगा, जो भी मतलब ये बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा, जो भी सामान बनाएगा, वो सबको कहाँ बेचेगा, बाजार में बेचेगा। उनको जो चीज़ मिलेगा, जो भी मुद्रा, जो भी करेंसी मिलती है, जो भी पैसा टाका मिलती है, उनको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू यानी संप्राप्ति बोलते हैं। ठीक है,
है। नेक्स्ट पॉइंट है कुल संप्राप्ति के बारे में, टोटल रेवेन्यू के बारे में, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, फॉर्म में कितना वस्तु को बेचा और एक वस्तु का रेवेन्यू कितना है मार्केट में, उससे गुना कर देंगे, वहां क्या निकल जाएगा, टोटल रेवेन्यू निकल जाएगा, कुल संप्राप्ति निकल जाएगा। यानी कुल संप्राप्ति यानी टोटल रेवेन्यू बराबर एक इकाई वस्तु का बाजार मूल्य को गुना कर देंगे उत्पादित वस्तुओं की संख्या। यानी अगर फॉर्म का आपको कुल संप्राप्ति निकालना है, टोटल रेवेन्यू निकालना है, तो एक वस्तु का मूल्य कितना है बाजार मूल्य, यानी एक वस्तु का कीमत कितना है, एक वस्तु का रेवेन्यू कितना है बाजार में, और उससे गुना कर देंगे किसको, कितना वस्तु का उत्पादन किया, यानी टोटल प्रोडक्ट का नंबर से गुना कर देंगे, नंबर ऑफ टोटल प्रोडक्ट, ठीक है, उससे गुना कर देंगे तो वहाँ क्या निकल जाएगा, कुल संप्राप्ति निकल जाएगा, ठीक है। या TR यानी टोटल रेवेन्यू बराबर कर देंगे P गुना Q, यानी P जहाँ इंडिकेट करता है एक वस्तु की बाजार कीमत, एक वस्तु की बाजार कीमत क्या इंडिकेट करता है, P इसको इंडिकेट करता है, Q जो है उत्पादित वस्तुओं की संख्या है, ठीक है। तो टोटल हो जाएगा TR बराबर PQ, ठीक है। TR जहां टोटल रेवेन्यू यानी कुल संप्राप्ति, P जहां इंडिकेट करता है एक वस्तु का बाजार मूल्य, और Q जहां इंडिकेट करता है फॉर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं अर्थात निर्गत की कुल इकाई, ठीक है। ये आप समझ गए। कुल संप्राप्ति कैसे निकालेंगे, संप्राप्ति क्या होता है, कीमत स्वीकारक किसको बोलते हैं, ये सारा चीज आपको समझा दिया गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है औसत संप्राप्ति के बारे में, यानी एवरेज रेवेन्यू के बारे में, ठीक है। औसत संप्राप्ति किसको बोलते हैं, एवरेज की जब भी बात की जाती है तो वहां समझ जाइए कोई यूनिट से भागा दिया जाता होगा, ठीक है, यानी बहुत बड़ा नंबर से इकाई से भाग दिया जाता होगा, तभी एवरेज की बात आती है। यानी औसत संप्राप्ति ने एवरेज रेवेन्यू किसको बोलते हैं, तो कुल संप्राप्ति अगर TR में अगर टोटल इकाई से भाग दे देंगे, यानी टोटल इकाई का मतलब ये टोटल निर्गत की गई इकाई, टोटल जितना सामान बनता है, जो भी प्रोडक्ट बनता है उसकी संख्या से अगर टोटल रेवेन्यू में भाग दे देंगे तो वहां क्या निकल जाएगा, औसत संप्राप्ति यानी एवरेज रेवेन्यू निकल जाएगा। अगर सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि कुल संप्राप्ति ने TR अर्थात फॉर्म द्वारा उत्पादित वस्तु यानी निर्गत की कुल इकाई के मध्य के अनुपात को क्या बोलेंगे, अनुपात ही होता है ना, जब डिवाइड करते हैं दो चीज को हम लोग, ये क्या करते हैं, P/Q करते हैं, ठीक है। तो P/Q यानी P अनुपात Q, ठीक है, ये दोनों चीज का अनुपात है, तो दोनों चीज के अनुपात को क्या बोलेंगे, औसत रेवेन्यू यानी औसत संप्राप्ति यानी एवरेज रेवेन्यू बोलेंगे, ठीक है। इसे AR से सूचित किया जाता है, औसत रेवेन्यू यानी औसत संप्राप्ति को AR से सूचित किया जाता है, एवरेज रेवेन्यू से सूचित किया जाता है। अब देखिए एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला है कि औसत संप्राप्ति बराबर कुल संप्राप्ति बटे कुल निर्गत इकाई, ठीक है, यानी TR बाई क्या करेंगे इसमें, TR/Q करेंगे। तो TR का फॉर्मूला क्या होता है, PQ, ठीक है, TR/PQ। अब देखिए यहाँ आपको याद रखना है, अतः औसत संप्राप्ति बराबर P निकाला गया है। अब देखिए यहाँ आपको क्या करना है, Q जो है क्या है, Q फॉर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं की निर्गत कुल इकाई है, मतलब Q मतलब जो है नंबर, कितना वस्तु का संख्या है वो Q से इंडिकेट करते हैं। मान चलिए 100 वस्तु का उत्पादन किया, यानी 100 वस्तु का निर्माण किया, तो 100 वस्तु को हम लोग Q से दर्शाएंगे, किससे, Q से। Q बराबर नंबर ऑफ प्रोडक्ट है यानी नंबर ऑफ गुड्स, ठीक है, यानी जितना भी सामान है, जितना सामान की संख्या है, जितना इकाई है उसको Q से दर्शाते हैं, ठीक है। और यहाँ आपको पता है कि टोटल रेवेन्यू कैसे निकाला जाता है, टोटल रेवेन्यू निकालने का फॉर्मूला है P इंटू Q, ठीक है, यानी एक P जहां इंडिकेट करता है एक वस्तु का कीमत और Q इंडिकेट करता है आपका उत्पादित वस्तुओं की अर्थात निर्गत की कुल इकाई, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, आप भाग दे देते हैं, एवरेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, भाग ही देंगे ना। तो एवरेज निकालने के लिए टोटल निर्गत की गई कुल इकाई से भाग दे देंगे, जो आपका Q ही है, ठीक है, जो आपका सेम Q ही है, तो Q को Q से भाग दे देंगे, तो कटेगा नहीं, ऊपर नीचे कट जाएगा, तो बचेगा P, तो P ही बच जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि औसत संप्राप्ति यानी एवरेज रेवेन्यू जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, P के बराबर हो जाएगा। अतः औसत संप्राप्ति AR बराबर P, ठीक है, यहाँ आपको फॉर्मूला से बता दिया गया, P/Q यानी P इंटू Q अपन Q बराबर P हो जाएगा, कुल संप्राप्ति निकालने का फॉर्मूला, यानी कुल एक तरह से औसत संप्राप्ति बराबर हो जाएगा P, ठीक है। समझ गए, आप क्या रखना है, P जो इंडिकेट करता है एक वस्तु का मूल्य को इंडिकेट करता है, और एक वस्तु का मूल्य जो होता है वो एवरेज ही होता है ना, तो निकाल इसी तरह से आप निकाल सकते हैं ना, औसत संप्राप्ति यानी एवरेज रेवेन्यू कैसे निकाला जाता है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपको पढ़ाया जाता है कि औसत संप्राप्ति बराबर बाजार मूल्य पर एक वस्तु का निर्गत कीमत, यानी औसत संप्राप्ति P क्या है आपका, P जो है आपको यहाँ पढ़ाया गया ना, P आपको क्या है, एक वस्तु का बाजार मूल्य, एक वस्तु का बाजार मूल्य वही है ना एवरेज, एक वस्तु का बाजार मूल्य एक तरह से एवरेज ही होता है। तो औसत संप्राप्ति बराबर P, तो औसत संप्राप्ति P के जगह हम लोग रख सकते हैं कि बाजार मूल्य पर एक वस्तु का निर्गत यानी कीमत, ठीक है, यहाँ P जो इंडिकेट करता है तो एक वस्तु का बाजार मूल्य को इंडिकेट करता है, और जहाँ Q है, Q क्या इंडिकेट करता है, उत्पादित वस्तु की संख्या को, यानी टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ गुड्स, ठीक है, कितना संख्या में वस्तु का उत्पादन किया, कितना इकाई वस्तु है, वो सारे चीज को इंडिकेट करता है, सारा नंबर को इंडिकेट करता है Q के द्वारा। समझिए क्या होता है, अब निकाल सकते हैं आराम से, आप औसत संप्राप्ति निकाल सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपको पढ़ना है कीमत रेखा के बारे में, यानी प्राइस लाइन के बारे में, ठीक है। सिंपल सी बात है कि ये बाजार कीमत और फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं इकाई के स्तर को बीच के संबंध को दर्शाता है, ठीक है। कीमत रेखा, ये देखिए, ये समझ गए कि बाजार कीमत यानी क्यों वस्तु की बाजार कीमत कितना है
और फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु के स्तर के बीच का संबंध बताता है। यानी एक वस्तु का कीमत कितना है, 10 रुपया है, ठीक है, बाजार कीमत है, और उत्पादित वस्तु की संख्या यानी जो नंबर है वो कितना है, 100 है, ठीक है। एक वस्तु का कीमत 10 रुपया है और उत्पादित वस्तु यानी इकाई की जो संख्या है वो कितना है, 100 है, ठीक है। उत्पादन जो फॉर्मर होता है, जो उत्पादक होता है, जो फैक्ट्री जो कारखाना होता है, वह वस्तु का उत्पादन किया जाता है, गिन के उत्पादन किया जाता है ना। ऐसा नहीं कि उत्पादन कर लिए, नंबर मतलब उसका एक तरह से फिक्स होता है कि इतना वस्तु का उत्पादन करना है। तो ये वस्तु की इकाई जो होती है इसी का, और क्या होता है कि एक वस्तु का कीमत बाजार कीमत में जो होता है वो दोनों के बीच का जो संबंध को दर्शाता है, उसी को क्या बोलेंगे, कीमत रेखा यानी प्राइस लाइन बोलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है सीमांत संप्राप्ति के बारे में, यानी मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है। अब सिंपल सी बात है कि यह कुल संप्राप्ति यानी टोटल टीआर में बदलाव और उत्पादित मात्रा में जो बदलाव लाया जाता है इसी के बीच का जो अनुपातिक मान होता है उसी को बोलते हैं सीमांत संप्राप्ति, ठीक है। इसे एमआर से सूचित किया जाता है, ठीक है। सीमांत संप्राप्ति आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि सीमांत संप्राप्ति जो है कुल संप्राप्ति में परिवर्तन और मात्रा में परिवर्तन, ठीक है। कुल संप्राप्ति में टीआर में कितना परिवर्तन आया, TR2 माइनस TR1, ठीक है। TR2 माइनस TR1 क्या कर देंगे, नीचे में मात्रा में चेंजिंग कर देंगे, Q2 माइनस Q1, ठीक है। Q2 माइनस Q1 कहने का मतलब ये है कि कुल संप्राप्ति में कितना चेंजिंग आया और कुल मात्रा में कितना चेंजिंग आया, ठीक है। तो ये तो आप निकाल सकते हैं। पहले मात्रा था आपका Q2, ठीक है, पहले क्या मात्रा था Q2, और बाद में आपका पहले मात्रा था Q1, उसके बाद में मात्रा हो गया आपका Q2। अंतर तो निकाल सकते हैं ना, Q2 माइनस Q1 कर देंगे तो वह मात्रा में अंतर निकल जाएगा। इसी तरह से कुल संप्राप्ति में आप अंतर निकाल सकते हैं। पहले आपका मात्रा था TR बराबर 1, TR1 बराबर 100, ठीक है। फिर TR2 हो गया आपका बढ़ करके TR 150 हो गया, तो इसका अंतर आप निकाल सकते हैं ना। 150 में 100 को घटा देंगे, आपका टीआर में अंतर कितना निकल जाएगा, यानी कुल संप्राप्ति में अंतर कितना निकल जाएगा, 50 निकल जाएगा। तो ये दोनों का अंतर को अनुपात में ला देंगे तो क्या निकल जाएगा, सीमांत संप्राप्ति यानी मार्जिनल रेवेन्यू निकल जाएगा। अब देखिए एमआर बराबर यानी मार्जिनल रेवेन्यू निकालने का सिंपल फॉर्मूला है कि डेल टीआर बाई डेल क्यू। डेल का मतलब आपको समझाया गया था कि डेल का मतलब होता है चेंजिंग यानी परिवर्तन। किसी भी चीज में अगर परिवर्तन को दर्शाया जाता है, अगर कोई कहीं भी अगर आप परिवर्तन को दर्शाएंगे, चेंजिंग को दर्शाएंगे, तो वहां आपको डेल का यूज करना पड़ता है। तो डेल टीआर बाई डेल क्यू, ठीक है। तो डेल टी आर बाई डेल क्यू, MRN बराबर MRN माइनस, ठीक है, उसके बाद TRN -1, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। पहला वाला फॉर्मूला आपको किसी भी हाल में नहीं भूलना है, MR बराबर डेल TR बाई डेल क्यू, ठीक है। इसी अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो आपका जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, अगर तो उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। उसमें बहुत ज्यादा नंबर होता है, ठीक है। अगर आप सही सॉल्व करेंगे तो आपको जितना नंबर होता है उतना आपको दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आपको यहाँ बताया गया। देखिए एग्जाम्पल के रूप में क्या है कि 2 अमरूद को बेचने पर 20 रुपया मिलता है, ठीक है। 3 अमरूद को बेचने पर 30 रुपया मिलता है। अब देखिए यहाँ आपको TR निकालना है, यहाँ आपको MR निकालना है। ये एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाया गया है। यहाँ हम MR निकालने के लिए सोचेंगे, ठीक है, समझेंगे। देखिए आप फॉर्मूला को आपको रट्टा नहीं मारना है। फॉर्मूला सिर्फ अगर आप याद रखेंगे, सिर्फ आप फॉर्मूला को समझ जाएंगे तो ये डेफिनेशन आप खुद से याद रख सकते हैं, डेफिनेशन आप खुद से बना सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला पता है। तो यहाँ आपको एग्जाम्पल दिया जाता है, यहाँ आपको MR निकालना है। 2 अमरूद को बेचने में कितना TR जो है टोटल रेवेन्यू जो मिलता है 20 रुपया मिलता है। अगर 3 अमरूद को अगर बेचेंगे तो वहाँ आपको 30 रुपया मिलेगा। तो यहाँ आपका समझ यहाँ आपको क्या निकालना है, MR निकालना है, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू यानी सीमांत संप्राप्ति कितना हुआ वो आपको निकालना है। तो टोटल यानी कुल संप्राप्ति में बदलाव कितना हो गया, डेल TR बराबर TR1 ये है, TR1 बराबर कितना है 20 रुपया, TR1 बराबर 20 रुपया, TR2 बराबर कितना है 30 रुपया। आप इसका अंतर निकालना है तो TR2 माइनस TR1, तो TR2 माइनस TR1 कितना हो जाएगा, 30 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। डेल TR मतलब क्या निकल जाएगा, 10 हो गया। और डेल क्यू निकालना है, डेल क्यू का मतलब क्या होता है, मात्रा। तो मात्रा में कितना परिवर्तन आया भाई, यहाँ दूसरा मात्रा कितना है, TR2 बराबर हो जाएगा, यानी सॉरी मिस्टेक हो गया। यहाँ देखिए आपका मात्रा जो है, मात्रा कितना है 3 है, यह 2 से बढ़ के 3 हो गया, ठीक है। तो मात्रा कितना निकल जाएगा, 3 घटा 2 कर देंगे तो यहाँ कितना निकल जाएगा। अब ये आप निकाल लिए ना, तो MR आप निकाल सकते हैं ना, MR बराबर डेल TR बाई डेल क्यू, ठीक है, डेल TR बाई डेल क्यू। तो डेल TR का मतलब कितना है आपका 30 घटा 20 है ना, 30 घटा 20 कर दिए। उसके बाद आपको क्या करना है, 3 घटा 2 करना है, 3 माइनस 2 करना है। तो ऊपर कितना बचेगा, 10 बचेगा, नीचे 1 बचेगा, ठीक है। तो 10/1 बराबर 10, तो मतलब MR कितना निकल गया, 10 निकल गया, ठीक है। MR कितना निकल गया, 10 निकल गया। ये चीज़ आपको यहाँ बताया गया है, वही चीज़ आपको बताया गया, ठीक है। फिर यहाँ देखिए आपको डेल TR बराबर डेल क्यू, 30 घटा 20 बटा क्या करेंगे, 3 माइनस 2, ठीक है, बराबर 10/1 निकलेगा। तो MR बराबर कितना निकल गया, 10 निकल गया। सिंपल सा फॉर्मूला है, आप समझ जाइए, आप आराम से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आप याद रखेंगे। फॉर्मूला कब याद होगा, जब इसके बेस्ड आप न्यूमेरिकल बनाएंगे, जब इसके बेस्ड आप
आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तभी आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपको फॉर्म का लाभ को पता करना है। फॉर्म का लाभ क्या होता है, ठीक है, ये चीज आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा, फॉर्म का लाभ। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। तो आज के पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि सीमांत संप्राप्ति क्या होता है, सीमांत संप्राप्ति निकालने का फॉर्मूला क्या है, जिसको एमआर बोलते हैं यानी मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं। कीमत रेखा यानी प्राइस लाइन क्या होता है, इसको हम लोगों ने जाना। औसत संप्राप्ति यानी एवरेज रेवेन्यू कैसे निकाला जाता है, इसको हम लोगों ने जाना। टोटल संप्राप्ति यानी टोटल रेवेन्यू कैसे निकाला जाता है, कुल संप्राप्ति कैसे निकाला जाता है, इसको हम लोगों ने जाना। संप्राप्ति क्या होता है, कीमत स्वीकारक का व्यवहार क्या होता है। एक जो फॉर्म होता है, जो कंपनी होती है, वो क्या होता है, कीमत स्वीकारक होता है। वो बाजार में जो वस्तु की कीमत जितना होती है उनको हाँ वो स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है। अगर उनको स्वीकार करके वो अगर ज्यादा कर देगा वस्तु का कीमत, तो उसका वस्तु परे का परे रह जाएगा, उसको कोई नहीं खरीदेगा। हाँ, अगर वो कीमत को स्वीकार करके जितना कीमत पर बाजार में वो वस्तु बेची जा रही है, तो उसी के कीमत के बराबर या उससे कम करेगा तो वो वस्तु बेचने में सफल हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा क्या होता है, उसके लक्षण क्या है, ये सारा चीज आपको बताया गया। ठीक है, ये तो चैप्टर 4 व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर 4 जिसका नाम है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फॉर्म का सिद्धांत, इसको हम लोगों ने अच्छी तरह से थ्योरी को पढ़ा। ये आपका पार्ट 1 वीडियो था। ठीक है, या कौन सा पार्ट 1 वीडियो था, पार्ट 2 में हम लोग लाएंगे, पार्ट 3 भी आ सकता है। ठीक है, पार्ट 2 में हम लोग पूरा चैप्टर को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अभी तक जो लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर देंगे। ठीक है, तब तक अपना रखिए ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।